हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। तो कैसे हैं सब? वेलकम बैक अगेन। और आज हम प्लस टू क्लास का जो लेक्चर करने वाले हैं उसमें नया चैप्टर करने वाले हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम क्या करके आए हैं? तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा, यानी कि चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में पढ़ा, और बहुत अलग अलग टॉपिक सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कवर किए। उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा। अब दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नेटिज्म का चैप्टर। दोनों का कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल होंगे। तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। मैं हूँ सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, थोड़ा सा पढ़ा भी होगा 10th क्लास के अंदर, है ना। 10th क्लास के अंदर भी चैप्टर आता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहाँ तुमने किया भी होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जस्ट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस कर रहा था? चार्ज। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। या तो मैग्नेट हो, मैग्नेट है आपके पास, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, सबको पता है। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, यानी कि इस मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है जिसकी वजह से मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या किसी आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, वो कौन सी फोर्स होती है? मैग्नेटिक फोर्स होती है। और फील्ड कौन सा होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? वो प्रोड्यूस होता है फ्लोइंग चार्ज। मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर से हम करंट फ्लो करवा दें तो भी इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता था चार्ज से, है ना, चार्ज चाहे मोशन में है, चार्ज चाहे रेस्ट पे है, तो चार्ज के चारों अराउंड क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, हमने वो पढ़ लिया है। अब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो आपको याद रख लेना है, B, और वेक्टर साइन दे देते हैं क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जनरली स्टार्टिंग के इस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट आता है जो आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसको समझना है। और स्टेट एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने क्या देखा कि मान लो मेरे पास एक वायर है ना, मेरे पास एक वायर है XY, और यहाँ से मैं करंट पास कर रहा हूँ I। मेरे पास एक वायर है, उससे करंट पास कर रहे हैं I। अब इस वायर के पास में ले जाकर हमने एक मैग्नेटिक कंपस को रख दिया। कंपस सबको पता है, उसका मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इधर है गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो मान लो ऐसे करंट पास हो रहा था इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो क्या देखा कि इस मैग्नेटिक कंपस को जब लेकर गए तो ये डिफ्लेक्शन दे रही थी इधर वेस्ट की तरफ, ठीक। तो मैग्नेटिक कंपस क्या दे रही थी? डिफ्लेक्शन दे रही थी। अब मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे दे सकती है? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक कंपस की सुई तभी घूमती है जब आसपास क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ये एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि जब करंट को जीरो कर देते थे, करंट पास नहीं करते थे, इस कंपस में कोई मूवमेंट नहीं होती थी। जैसे ही करंट पास किया कंपस मूव करने लगता था। ये जो नॉर्थ हिस्सा है इसका, ये मूव करने लगता था। इसका मतलब इसके ऊपर इसकी वजह से कोई ना कोई फोर्स लगी जाती, जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया इसी में, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, करंट को Y से X फ्लो करवाया। तो क्या देखा कि जो नॉर्थ पोल था इसका, ये इधर आ गया, ईस्ट की तरफ आ गया, इधर। यानी कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते थे तो इसका डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाती थी, और जितना ज़्यादा करंट पास करते थे उतनी ज़्यादा मूवमेंट आती थी। तो इसका मतलब ये जो फ्लोइंग करंट है थ्रू अ कंडक्टर, ये इसके आसपास क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, ठीक। इतना तो हमें समझ में आता है कि भी करंट पास होगा तभी ये डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब करंट पास होने से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, करंट पास नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पे क्या करना है? पढ़ना है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पढ़ना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और क्या देखी गई जो आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि यही कंडक्टर है, इससे करंट I पास हो रहा है। अगर इसके पास में मैं एक चार्ज रख दूँ, क्यों?
इसी के पास में क्या रख दिया, चार्ज क्यू रख दिया, जो कि रेस्ट पर है। क्या है, रेस्ट पर है। तो हमने देखा कि इस करंट के फ्लो करने से इस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फर्क मतलब वो जहां पर बैठा हुआ है, जहां चिपका हुआ है वहीं चिपका हुआ है, ना इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं जा रहा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या कहा कि भाई करंट फ्लो कर रहा है, करने दो। चार्ज को कहा, चार्ज भाई साहब आप ऊपर चलिए। चार्ज को कहा कि इधर चलो v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ। पहले रुका हुआ था, फिर मैंने कहा चार्ज भी चलो ऊपर चलो। चार्ज ने ऊपर चलना शुरू किया। जैसे ही चार्ज ने ऊपर चलना शुरू किया वैसे ही चार्ज जाना चाहिए था ऊपर, मगर वो थोड़ा सा इधर आ गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया वो, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगी, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना रास्ता अपने आप नहीं बदल सकता। न्यूटन का लॉ है, कोई भी बॉडी हो सीधे जा रही तो सीधे ही जाएगी जब तक फोर्स नहीं लगती। अब जा रही थी सीधी मगर मुड़ गई ऐसे, अब ये मत कहना कि सर अपने आप ही मन कर गया होगा मुड़ने का। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता मन कर गया और मुड़ने का। वो जा रहा है सीधा, अपने आप नहीं मुड़ेगा, अपने आप मुड़ा ही नहीं, मुड़ा इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगी है, और दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। इसको भी हम पढ़ने वाले हैं कि वो फोर्स क्या होगा, कैसा फॉर्मूला आएगा, कैसा कैसा पाथ होगा। तो मूविंग चार्ज पे तो फोर्स लग रही है, और रेस्ट पे है तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। समझ रहे हो, रेस्ट पे है तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे ही क्या लग सकती है, फोर्स लग सकती है। रेस्ट पे तो कोई फोर्स नहीं लगती। बट हर एक मूविंग चार्ज पे होगा ऐसा भी नहीं है। कंडीशंस हैं बहुत सारी कि अलग अलग कंडीशंस में किस पर कैसी फोर्स लगेगी, वो जब डिटेल आएगा तो उसमें करेंगे। आपने ये भी ध्यान किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके पास चार्ज रख दिया क्यू। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखेंगे इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्यू इंटू में ई। अब ये तो फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक। एफ इजिकल्स टू क्यू ई। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ तो उसके ऊपर फोर्स लगती है एफ एट फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसकी डायरेक्शन आती है। ये हमने पढ़ रखा पहले। अब एक चीज़ यहाँ देखोगे, जब करंट फ्लो करता है इट इज जस्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ न्यूमरस ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा है। तो चार्ज फ्लो करने की वजह से करंट आता है, बट वो जो मूविंग चार्ज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता तो ये चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाता, इधर रिपेल होता, कुछ तो होता, इस चार्ज के साथ कुछ तो होता, फोर्स तो लगती, बट नहीं। तो इसका मतलब मूविंग चार्ज यानी कि जो करंट है, इस करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस हो रहा है, जो इस पर फोर्स लगेगी। तो इसको डिटेल में करेंगे आगे। और थोड़ा ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। बच्चे मजाक में कई बार इसको तस्ला बोल देते हैं, याद रखने के लिए कर सकते हो तस्ला, बट टेस्ला साइंटिस्ट के नेम पे रखा हुआ है, टी से इसको डिनोट करते हैं। और जो 1 टेस्ला है वो आपका 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसके बराबर होता है। ये जो फोर्स पढ़ेंगे उसमें डिराइव भी करेंगे इसको, इस फॉर्मूले को, अभी आपने याद रखना। और जिसकी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट वो होती है गॉस, और 1 टेस्ला 10⁻⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। ये रिलेशन है, याद रखना है। एक यूनिट और टेस्ला की हो सकती है कि 1 टेस्ला को आप लिख सकते हो 1 वेबर और पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो मैंने WB लिखा है ये WB है वेबर। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है अच्छी तरह से पढ़ रखा है तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है ना। फ्लक्स क्या होता था, फाई क्या होता था, ऐसे था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पढ़ रखा है। वही फ्लक्स ऐसा ही मैग्नेटिक में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर एरिया से। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। अभी बस आपको याद रखना है कि वेबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, और 1 वेबर होता है, वहीं से भी निकाल लोगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स यूनिट हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लॉ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ था,
ऐसे ही मैग्नेटिज्म में सबसे बेसिक लॉ, मतलब मैग्नेटिज्म का बेस है, वो है बायो-सैवर्ट लॉ। तो उसको पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है उसमें, बायो-सैवर्ट लॉ, ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, स्ट्रेट कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, वही सब कैलकुलेट करेंगे। तो ये है बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ, तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, इसको ज़रा ध्यान करेंगे। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि भी कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे I करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है? I, X से Y। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैं कहता हूं कि यहां से एक पॉइंट P है, इस कंडक्टर के पास में एक पॉइंट P है, यहां पर इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो वो यूज करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ। ये देखो बायोट लिखा हुआ है, कई बच्चे बायोट भी बोलते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ इंग्लिश है, कैसे भी बोल सकते हो, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टी साइलेंट होता है इसमें, तो बायो-सैवर्ट लॉ बोलते हैं इसको। तो बायोट-सैवर्ट लॉ या बायो-सैवर्ट लॉ, जो आपका मन करे वो बोलो। बायो-सैवर्ट लॉ ये बताएगा कि कंडक्टर के आसपास जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ ने कहा कि भाई हम पूरे कंडक्टर की वजह से, इस पूरा कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से फील्ड नहीं बता सकते, हम तो छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से बता सकते हैं। उसने पूरे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। मान लो 10 मीटर की लेंथ है तो 1-1 मीटर के 10 टुकड़े, 20 मीटर के है तो 1-1 मीटर के 20 टुकड़े, अलग अलग लेंथ में हमने उसको बांट लिया। तो उसको बोला उन्होंने करंट एलिमेंट। क्या बोला? करंट एलिमेंट। यानी कि I था और उसको DL से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाता है करंट एलिमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। मतलब मान लो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ये टुकड़ा ले लूँ, इतना सा, तो इसको बोला DL लेंथ और I से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? ये करंट एलिमेंट। तो उसने ऐसे छोटे 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट एलिमेंट लिए और उसमें से एक की वजह से फील्ड बताई P के ऊपर क्या होगा। बुक्स में लिखा हुआ है ये बहुत सारा, और फॉर्मूला जो आएगा वो ये आएगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। मैं फॉर्मूला पहले बता रहा हूँ, अभी निकाल के भी दिखाएंगे। तो लो है, लो में सीधा बताएंगे ये किसके डायरेक्टली है, किसके इनवर्सली है। तो यहां आइडियल लिया, आइडियल से P पॉइंट का डिस्टेंस माना R, और आइडियल थोड़ा सा लंबा ले लें इसको यहां तक। आइडियल इस P पॉइंट के साथ जो एंगल बना रहा है उसको माना थीटा। आइडियल P पॉइंट के साथ जो एंगल बना रहा है उसको माना थीटा। तो ये लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? छोटा आएगा, dB बहुत छोटा है। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली होगा, ज्यादा करंट होगा ज्यादा फील्ड आएगा। फिर कहा dB विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट। जो हमने ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, इसको जितना बड़ा लोगे, इसको जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा है, अच्छा नहीं सॉरी, उतना फील्ड ज़्यादा आएगा। बट लो में किया क्या गया कि छोटा माना गया है, इसको बड़ा मान के नहीं, छोटा 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 मान के किया गया। अकॉर्डिंगली ये अगर लेंथ बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, ये पक्का है। थर्ड, dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड करंट एलिमेंट। इस लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है, यानी कि P पॉइंट को करंट एलिमेंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वो आइडियल के साथ जो एंगल बनाएगी उसके डायरेक्टली साइन के। और तीसरा, तो चौथा हो गया कि dB इनवर्सली होगा ये जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट का P पॉइंट से, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के
इन्वर्सली होगा, कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, ऑल अबव इक्वेशन, ऊपर की जितनी इक्वेशंस हैं सबको कंबाइन करो, यू विल गेट dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ तक ये जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये भी हम लेके आएंगे। कैसे आएंगे देखो, तो dB आ गया के आइडियल साइन थीटा, याद है आपको कूलम्स लो, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तब मैंने जब पढ़ाया था तो मैं बताया था कि जो K है, K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड नेचर ऑफ द मीडियम। ऐसे ही यहाँ पर ये जो K है, ये जो K आया है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ K है, वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम कैसा है, नेचर ऑफ मीडियम कैसा है। माने ये करंट, ये जो कंडक्टर है और ये जो पी पॉइंट है, इसके बीच में एयर है, वैक्यूम है या कुछ और है। फिलहाल जो हम पढ़ेंगे वो इन पॉइंट्स के बीच में एयर को कंसीडर करके पढ़ेंगे या वैक्यूम कंसीडर करेंगे। अगर बीच में मीडियम आ जाएगा तो वो आगे चैप्टर्स में आएगा, तब करेंगे उसको। अभी सिर्फ हम ये मान के करेंगे कि इस पी पॉइंट और इसके बीच का जो मीडियम है वो एयर है, ठीक है। तो सिस्टम की बात करें तो अगर मेरे पास होता सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम के की वैल्यू आती है जी 1, और अगर ले ले हम एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी के को क्या लिखा मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ठीक है। या तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट है इस पूरे की, या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो यहां नई बात क्या है, नई बात है म्यू नॉट। इस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट आता था यहां पे, इसको बोलते थे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक। अभी तक इलेक्ट्रिक ही ध्यान आ रहा है, रिलेट करके बोल रहे हैं इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, बढ़िया। और इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से निकालोगे 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या बोलोगे तो वेबर पर मीटर एम्पियर। तो ये इसकी यूनिट होती है। तो हम तो ऐसे ही मान के चलते हैं ना भाई। तो इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, dB कितना आएगा एसआई सिस्टम में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, तो इसको आप लिख सकते हो। जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और नोट करना शुरू करो। पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो, बाद में नोट कर लेना, जैसी आपकी इच्छा। जल्दी से पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर से आगे बढ़ते हैं। चलो, कर लिया होगा। देखो, इसी में अभी तक हमने जो फॉर्मूला निकाला ये वाला हमने डिराइव कर दिया यहाँ पे। अभी बीच की चीजें मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ा। ये जो फॉर्म आई है इसको स्केलर फॉर्म बोलते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड मैंने शुरू में ही बताया आपको कैसा है, कैसी क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर की तो डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन भी निकालेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो हमारे पास dB आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको जब वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वेक्टर फॉर्म लिखा है आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आया हमारे पास, ये वेक्टर फॉर्म है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ एंड दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ठीक, बेसिकली 90% केसेस में तो हम स्केलर फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये आया कैसे, तो इसको सोल्व करके देखोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए क्रॉस बी को क्या लिखते थे हम, ए बी साइन थीटा, तो डीएल क्रॉस आर को क्या लिखोगे, डीएल आर साइन थीटा, नीचे आर क्यूब, आर से कट जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा, वही आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है, गलत नहीं है, सही फॉर्मूला लिखा है मैंने, ऐसी बात नहीं है, ये सही फॉर्मूला है। अब बात आती है कि डीबी तो आ गया वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कई लॉ है जिससे आप इसके डायरेक्शन बता सकते हो। एक तो बेसिक लॉ, सबसे बेसिक लॉ क्या है कि हमने पढ़ा है, अगर ए क्रॉस बी है हमारे पास, यहां समझो मेरे पास आता है ए क्रॉस बी, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी साइन थीटा के, बिल्कुल सही है। ए क्रॉस बी आता है ए बी साइन थीटा के। अब ए बी साइन थीटा को मैं मान रहा हूं कोई एक वेक्टर आया सी, ठीक है, तो ये जो सी वेक्टर आता था, इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताते थे, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो पहला रूल हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है राइट हैंड स्क्रू रूल। 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसकी 11th क्लास वीक है, उसने वेक्टर नहीं पढ़ा है, उसे शायद नहीं पता होगा, तो उनके लिए बताता हूँ, सुनो, बहुत आसान है। जैसे मान लो ए इधर बी इधर, तो भाई एक स्क्रू लो अपने हाथ में, स्क्रू को इन दोनों एंड के बीच में रखो, यहाँ पर चिपका दो ऐसे, ठीक है, ऐसे स्क्रू रख दो। फिर उस स्क्रू को ऐसे घुमाना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, ए इंटू बी, तो ए से बी, तो ए से बी तो ऐसे घुमाओगे, ये एंगल थीटा इनके बीच में, ए से बी ऐसे घुमाओगे, तो जरा ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर स्क्रू घूमेगा, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू तो बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब ये, तो ये वेक्टर सी होगा आपका। और इसकी खास बात ये होती है कि जो वेक्टर सी है ये परपेंडिकुलर होता है ए के भी, और ये परपेंडिकुलर होता है बी के भी। ये 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आप लोगों में से कईयों ने नहीं पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, या भूल गए होंगे, तो रिवाइज हो जाएगा, उसके लिए बताया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। तो यहां यही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, यही कंसेप्ट इस्तेमाल करके अगर मैं निकालूंगा राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, राइट हैंड स्क्रू पकड़ो, डीएल और आर जहां मिल रहे हैं, तो ये डीएल है, ये आर है, मिल कहाँ रहे हैं, यहां रख के स्क्रू घुमा दो डीएल से आर की तरफ, तो डीएल से आर की तरफ ऐसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर आएगी। दूसरा रूल, राइट हैंड थंब रूल, या इसको हम राइट हैंड पाम रूल भी बोल देते हैं। जो क्या कहता है, सिंपल से एक बात कहता है कि राइट हैंड में कंडक्टर को पकड़ लो और इस तरह से पकड़ लो उस कंडक्टर, मान लो कंडक्टर राइट हैंड में ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ना है कि जो आपका अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ोगे अंगूठा कहाँ हो, करंट के डायरेक्शन में, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो पकड़ लिया ऐसे। तो जो उंगलियां घूमेंगी, देखो ध्यान से, ऐसे पकड़ लिया, उंगली जिस तरफ घूमेगी, ये उंगलियां फिंगर जहां कर्ल करेंगी वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां देखो जरा, ये पी पॉइंट था,
यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, तो उंगली ऐसे घूम रही है, तो यहाँ घुस गई और यहाँ से निकल गई, यहाँ घुस गई अंदर, अंदर घुस गई तो क्रॉस साइन, और यहाँ से बाहर निकल गई तो डॉट साइन। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड और इस साइड आउटवर्ड। भाई इधर घुसेगी तो जैसे निकलेगी, ऐसे ऐसे गोल गोल तो घूमती है ना। उंगली कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है उंगली, देखो ऐसे, ये पकड़ रखा है, उंगली ऐसे घूम रही है, देखो ध्यान से, ये घुस गई और यहाँ से निकल गई, ये घुस गई, ये यहाँ से निकल गई, तो ये क्रॉस अंदर, ये बाहर, ठीक। तो बड़ा आसान, सबसे अच्छा रूल यही है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। स्क्रू स्क्रब के चक्कर में मत पड़ो, सीधा राइट हैंड लगाओ, कंडक्टर को पकड़ो। मान लो कंडक्टर से ऐसे कर लेते, करंट ऐसे आता तो कैसे पकड़ते, ऐसे पकड़ते। अब ये ध्यान रखना है, बोल राइट रहे हो तो राइट से करना है, केवल लेफ्ट लगा के बैठ जाते हैं बच्चे ना, राइट लगाना है। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो देखो ऐसे पकड़ा ना, ये इधर घुस रहा है और इधर से निकल रहा है, तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ डॉट आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से क्या बता सकते हो आप, उसकी डायरेक्शन को बता सकते हो। क्या बता सकते हैं हम, डायरेक्शन को बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलो, तो बायो सेवर्ट लॉ में एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिकली क्या है कि बायो सेवर्ट लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ छोटे छोटे करंट एलिमेंट मान के चले हैं, और ऐसा छोटा करंट एलिमेंट वास्तव में प्रैक्टिकली मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है इसका, बट वैसे ये ऑलरेडी प्रूव्ड है और लॉ है, सारे जो वैल्यूज है उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी लॉ में, बायो सेवर्ट लॉ में। तो डायरेक्शन हो गई हमारे पास, कुछ छूटा तो नहीं, देख लें एक बार, डायरेक्शन हमने बता दी, फील्ड का फॉर्मूला बता दिया। चलो, अब इसी को अप्लाई करके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर से। कर दूँ अब इसको, चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा इसमें। हम कोशिश यही रहेगी बच्चों कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस एक ही वीडियो में बायो सेवर्ट लॉ का क्लियर हो जाए, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो भी हो जाएं, ताकि आप किसी प्रकार के न्यूमेरिकल आराम से कर सकोगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लो जी, ये एक हमारे पास क्या है जी, स्ट्रेट कंडक्टर है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है आई। अब इस कंडक्टर से किसी भी पॉइंट पे, इधर 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 कहीं भी, तो हमने जनरल मान लिया एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे, इस कंडक्टर से ध्यान रखना रैंडमली लिया है, कहीं भी ले लो, मगर वहां जो पॉइंट लिया है इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया हमने ए है, ठीक। यानी कि कंसीडर ए पॉइंट पी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द कंडक्टर, ये मान लिया हमने। अब इस करंट की वजह से यहाँ पी पे फील्ड कितना होगा ये हमने निकालना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ी सी अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने y को मिला दिया, यहाँ से दर 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 लाइन ड्रॉ कर दी P पर, और x से भी यहाँ से ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। अब ये ध्यान रखना, मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ले रखा है, कई बच्चे सोच जाते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ना, इट इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, रैंडमली लिया हुआ है, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है इसका। अब एक चीज़ समझो, इस करंट की वजह से मुझे P पॉइंट पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालना है तो मान लो मैं यहाँ से इधर चलूँ, इस एंगल को मान लिया मैंने φ1, और इधर चलूँ तो इस एंगल को मैंने मान लिया कितना, φ2। इसको φ1 मान लिया, इसको φ2 मान लिया P पॉइंट से। यानी कि यहाँ से मैं इधर चलूँगा, P
P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इधर चलूँगा तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंडक्टर कवर हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ चलूँगा, इधर से इधर चलूँगा, कहाँ तक, phi 2 तक, तो ये नीचे वाला कवर हो जाएगा, यानी कि और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिला के टोटल कवर हो जाएगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी इन एंगल्स की फॉर्म में करेंगे। करते हैं, देखते हैं। तो मान लिया कि O से एट ए डिस्टेंस L डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्या ले लिया, करंट एलिमेंट ले लिया, DL, आइडियल भी बोल देते हैं इसको, करंट एलिमेंट ले लिया। आइडियल से ये पॉइंट लेते थे P, ये इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये पोजीशन वेक्टर बना लिया हमने, ये R, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है। हमें पता है कि dB का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। भाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो यही होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। अब बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो dB इतना होता है, अभी हमने अभी पढ़ा है इसको, ठीक है। अब इसमें ध्यान करो, ये जो एंगल है साइन थीटा, ये वाला जो एंगल है साइन थीटा, ये कौन सा होता था, ये वाला होता था, ये होता था ना साइन थीटा। अब मैं थीटा यहां मान रहा हूं, ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा नहीं मान लिया मैंने, इस एंगल को मैंने थीटा माना है। क्यों, इसको क्यों माना सर, इसको ही रहने देते, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, समझो कन्फ्यूजन नहीं है, वैल्यू ही तो पुट करनी है, इस एंगल की वैल्यू ही वहां पुट करूंगा मैं। थीटा बस माना यहाँ है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ थीटा से होना है। देखो इस P पॉइंट से इधर जाऊंगा तो phi 2 तक, P पॉइंट से उधर जाऊंगा तो phi 1 तक, तो पूरा कंडक्टर कवर होगा ना, तो इस एंगल की फॉर्म में तो कवर होना है, इसलिए थीटा यहाँ मान लिया आसानी करने के लिए। अब तुम देखो ये जो ट्रायंगल है OP और यहाँ पर ये पॉइंट मान लो K, OPK, ये थीटा ये 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा ये 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ एंगल थीटा मान लूंगा तो वहाँ थीटा लिखूंगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो dB मेरा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब मुझे एक चीज़ यहाँ से नज़र आ गई कि जो मैं इंटीग्रेशन करूँगा वो एक बार यहाँ से नीचे करूँगा और यहाँ से ऊपर करूँगा, तो इंटीग्रेशन थीटा का होना है, क्योंकि देखो थीटा चेंज हो रहा है। यहाँ से मान लो, देखो यहाँ से समझो ये 0 है, 0 से बढ़ते 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 मान लो 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री यहाँ तक कर दूंगा, बढ़ते 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 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री यहाँ तक कर दूंगा। मगर इसमें इधर चल रहा हूँ, इसमें इधर चल रहा हूँ, तो एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव ले लो मर्जी है। तो मान लो नीचे वाला नेगेटिव ले रहा हूँ, ये अपोजिट है, तो माइनस phi 2 से phi 1 तक इंटीग्रेट कर दो। नहीं समझे भाई, एक में इधर जा रहे हैं हम और एक में नीचे आ रहे हैं, तो नीचे वाला एंगल नेगेटिव ले लो, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लो, कि इधर चल रहे हैं ना, तो माइनस phi 2 से phi 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, वो आएगा B इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे किसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को, इसको इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। अब इसमें क्या है कि dl 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 कितना है, तो ये एक बार तो ये dl को हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, और r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें ये नहीं पता कितना है। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इस dl की और r की वैल्यू निकालेंगे। तो ज़रा निकालते हैं, मान लो इसको इक्वेशन 1 रख लूँ, तो अगर मैं एक ट्रायंगल देखूँ, इन ट्रायंगल OPK, ये वाला ट्रायंगल देखो OPK, बाहर निकाल लूँ, यहाँ बना दूँ, ये लो OPK, OPK राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, ये थीटा है, ये A है, ये R है, मुझे R निकालना है। तो यहाँ अगर cos थीटा देखोगे तो cos थीटा क्या आएगा,
क्या है cos थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, उसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, a अपॉन r, तो r क्या आएगा, a अपॉन cos थीटा, और cos का उल्टा क्या होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a सेकेंड थीटा, r की वैल्यू क्या आ गई, a सेकेंड थीटा। ठीक है जी। इसी ट्रायंगल में OPK में ही ये लेंथ कितनी है, L, तो इसको DL बनाना है, तो पहले तो लेंथ ही निकालनी, तो tan थीटा निकाल लो, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस ये दोनों चीजें पता है, इसलिए tan थीटा लिया है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, यानी कि L बाय A, तो L कितना आया, A टेंजेंट फाई, सॉरी A टेंजेंट थीटा, A टेंजेंट थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, DL अपॉन डी थीटा इक्वल टू A, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो DL आ गया A सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस डी थीटा को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो ये जो दो वैल्यू आई R और DL की, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो जरा क्या आएगा। इक्वेशन 1 से देखेंगे B कितना आएगा हमारे पास, B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, DL की जगह क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा A सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, R कितना है, A सेकेंड थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर सेकेंड थीटा, सेकेंड सेकेंड को मार देगा, एक A को मार देगा, B बचेगा। अच्छा देखो, इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये I बाहर आ जाएगा और ये A बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बच जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ लिखी हमने, लिमिट कितनी थी, φ2 से φ1, इसको नेगेटिव माना था तो -φ2 से -φ1, तो -φ2 से φ1 -φ2 से φ1, इसको इंटीग्रेट कर दो जरा, कितना आएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा -φ2 से φ1, -φ2 से φ1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा बोर्ड भर गया है, इसलिए पहले एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से पॉज करके नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से। कर लिया, बढ़े आगे, चलो ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, करना क्या है, इंटीग्रेशन तो कर दिया, इसी को सोल्व करना आगे। तो देखो अभी हमारा सोल्व होके क्या आया था, ये आया हुआ है, चलो ये आया हुआ ना हमारे पास, b इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए, थीटा की जगह अपर लिमिट साइन φ1 माइनस लोअर लिमिट -φ2 है तो साइन -φ2, तो b आ जाएगा फाइनली आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइन φ1 माइनस यानी साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा साइन φ2। तो ये फाइनल आंसर आया। किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। हर एक प्रकार के कंपटीशन जो होते हैं ना, उनमें लगभग सिंपल सा क्वेश्चन इसका आ जाता है। जेईई मेन एडवांस में भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसका डाल देते हैं। तो अभी करेंगे, हम हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। अभी फॉर्मूला लिख लो, फिर इसका स्पेशल केस करते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? डायरेक्शन वही है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वहाँ डायरेक्शन जरूर निकालेंगे, याद रखना। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वहाँ डायरेक्शन जरूर निकालेंगे। तो यहाँ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वही राइट हैंड पाम रूल। कंडक्टर को पकड़ा, अंगूठा करंट की तरफ, यानी कि यहाँ अंदर यहाँ बाहर, वही है, सेम, कोई अलग नहीं है। बाहर से आउट लाइन लगाया तो वही डायरेक्शन भी वही लगेगी। चलो स्पेशल केस करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दो। अब एक चीज़, दो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान करना। बी लिखा है, इसमें जो ए है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से, ये याद रखना। φ1 और φ2 ये एंगल है, किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो φ1,
और यहाँ से ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो फाई 2। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। चलो एक बार स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में क्या करेंगे हम, तो अलग अलग कंसीडर करके कि भी ऐसा हो तो कैसा हो। तो पहला केस लेते हैं, व्हेन कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कैसी लेंथ हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ हो जाए। कंडक्टर की लेंथ कैसे हो जाए, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, देखो भाई, इनफाइनाइट का मतलब क्या, फाइनाइट क्या था, ऐसा था, फाइनाइट ऐसा था, ये पी पॉइंट था मेरे पास, यहाँ से मैंने ये मिला दिया, यहाँ से मैंने ये मिला दिया, इसको मैंने फाई 1 मान लिया था, इसको मैंने फाई 2 मान लिया था। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, देखो अगर मान लो थोड़ा सा ये बढ़ा दो, यहीं तक बढ़ा देता तो क्या ये एंगल बढ़ जाता, ये फाई 1 का एंगल यहाँ तक चला जाता, फाई 1 की वैल्यू जो है यहाँ तक चली जाती। अब इसको इनफाइनाइट तक कर दिया तो लाइन बनाने के लिए क्या होगा, लगभग 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 सीधा जाएगा ये। इसको भी इनफाइनाइट तक कर दिया तो ये भी लगभग 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 सीधा जाएगा मिलाने के लिए। तो दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही फाई 1 हो या फाई 2 हो, दोनों ही 90 हो जाएगा। 90 होगा तो यहाँ रख दो, b कितना आएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। साइन फाई 1 की जगह लिखेंगे साइन 90, साइन फाई 2 की जगह लिखेंगे साइन 90। साइन 90 कितना होता है, तो 1 होता है, 1 + 1 कितना होता है, तो 2 होता है। भाई 1 + 1 2 हो गया ना। तो b का फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। अब ये ऐसा फॉर्मूला आ गया इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर का कि न्यूमेरिकल में आएगा तब भी याद रखना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फॉर्मूला ये पुट कर दो कि अगर वो कहेगा भाई इनफाइनाइट है। और आगे भी कंसेप्ट आएगा जब एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लो, जैसे इसको रट लिया, याद कर लिया, इसको भी बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। 2 से 2 को काट देंगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि b का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, ये भी याद, ज़्यादातर ये यूज़ होगा तो इसको याद करो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता होती है 10⁻⁻⁷, तो ये इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा केस जब कंडक्टर हमारा कैसा हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का। तो नोट कर सकते हो, इसको पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो सेकंड केस लेते हैं कि हमारा कंडक्टर जो है सेमी इनफाइनाइट, एक तरह से फाइनाइट हो, एक तरह से सेमी फाइनाइट हो जाए ऐसा भी हो सकता है। सेकंड केस क्या हो, व्हेन कंडक्टर इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, सेमी का मतलब क्या है, मान लो भाई एक ये लाइन है, इधर तो चला गया इन्फिनिटी को और इधर इन्फिनिटी पे नहीं गया, इधर कोई ना कोई एंगल है। तो उस केस में क्या होगा, फाई 1 तो कोई ना कोई एंगल मिलेगा, बट जो फाई 2 होगा दूसरा एंगल कितना आएगा 90। तो b का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। साइन फाई 1 हो गया साइन फाई, साइन 90 हो गया, फाई 1 मान लो थीटा है, कोई ना कोई एंगल तो मिलेगा ही, अगर वो यहाँ p पॉइंट है तो ये एंगल तो मिलेगा मिलेगा, बाकी इनफाइनाइट वाला तो 90 हो जाएगा। तो एक एंगल 90 और एक एंगल थीटा है ही, साइन 91, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा प्लस साइन 91। तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे। अब इसी में एक केस और मान लूँ मैं, वो क्या मान लूँ कि कंडक्टर तो फाइनाइट लेंथ का है, कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P lies near to one of its end। यानी कि ये कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है, और P पॉइंट इन दोनों एंड में से किसी एक के पास, मान लो यहां हो जाए, यहां पर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एंगल तो 0 हो जाएगा और ये एंगल अप्रोक्स 90 आएगा, यानी कि एक एंगल 0 होगा
और दूसरा एंगल 90 आएगा। एक एंगल 0, दूसरा एंगल 90। यहाँ लोगे तो ये 0 वो 90 हो जाएगा। तो b कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 90 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, तो फाइनली आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a। इसका तीसरा स्पेशल केस था, नोट कर लो इसको भी। चौथा स्पेशल केस देखते हैं कि जब पॉइंट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाए। कहाँ आ जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। फोर्थ केस, व्हेन पॉइंट P लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ले लो भाई, ये कंडक्टर हो गया, पहले नहीं लिया था मैंने बट अब ले रहे हैं। ये कंडक्टर है मेरे पास XY, ये लो जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है कि वो उस लेंथ को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। मान लो कंडक्टर की लेंथ L थी तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एंगल भी बराबर आएंगे। मान लो ये थीटा, ये थीटा, 5 और 5 लेते थे ना, तो ये थीटा आएगा तो ये भी थीटा आएगा। तो b का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ φ1 भी थीटा हो गया और φ2 भी थीटा हो गया, i अपॉन a साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि b आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a इंटू में 2 साइन थीटा। साइन थीटा 2 साइन थीटा, ठीक है जी। तो इस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है अब हमको। हमें पता है ये डिस्टेंस दे रखा है आपको a, तो जरा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है L/2, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये मान लो r है, ये r बराबर किसके होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो यहाँ तो r आएगा और r की जगह ये रख दो, कितना आएगा ये a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट। जरा एलसीएम ले लो, साइन थीटा कितना आएगा L/2, एलसीएम में 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 2 को मार देगा, साइन थीटा बचेगा आपके पास L अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a इंटू में 2 साइन थीटा कितना आया L अपॉन 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। बाकी सॉल्व कर सकते हो, 2 से इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनली आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो कैसे निकालेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। जितने भी हो सकते थे केसेस हमने किए। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ, अब मज़ा आएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत आसान न्यूमेरिकल। पहला आसान करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल और मुश्किल। मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं फिजिक्स में, सब आसान है। मुश्किल तभी तक है बच्चों, ध्यान रखो भाई, कोई चीज़ तभी तक मुश्किल होती है जब तक वो आपको आती नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको समझ आ जाए तो मुश्किल कहाँ रहा फिर वो। तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है कि वो चीज़ आपको समझ नहीं आई है। उस चीज़ को आप समझ लोगे तो मुश्किल जो हालात हैं वो सही हो जाएंगे। तो ज़रा इस बोर्ड को थोड़ा साफ़ कर दें अच्छे से, काला हो गया है। पता है क्या कहता है ये, इसका मतलब जिस चीज़ से आप सफाई कर रहे हो अगर उसको भी नहीं साफ़ करोगे तो एक दिन वो भी गंदा हो जाता है और गंदा करने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है उसकी सफाई भी करना। चलो क्वेश्चन पहला आसान सा लेते हैं। एक वायर है, यहाँ से एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दूर P पॉइंट है। ये एंगल आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री।
ठीक है, और करंट पास हो रहा है इससे 10 एम्पियर। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सबसे आसान है ये तो। बी कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लगा दो। B इक्वल्स टू, बी कितना होगा? ये आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू होगी 10 की पावर -7। इनटू में करंट कितना है? 10 एम्पियर। ठीक, सॉरी, एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी। हम तो स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला लगाना था, आइडियल नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 प्लस साइन 5। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा बायो साइवर्टला माइंड में आ गया था इसलिए वो लिखा गया। स्ट्रेट कंडक्टर है ना, स्ट्रेट कंडक्टर कैसे करेंगे हम? चलो, तो करंट हो गया आपके 10 एम्पियर। ए कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो बड़ा ध्यान रखना कि इसको मीटर में जरूर बनाना है। तो 10 × 10 की पावर -2। साइन 5 कितना हो जाएगा आपका? 30। साइन 5 कितना हो जाएगा? 60। टोटल कितना हो गया? 10 की पावर -7। 10 ने 10 को मार दिया, -2 ऊपर जाएगा तो -5 बच जाएगा यहाँ पे। साइन 30 हो जाएगा 1/2 और ये √3/2। इसको आप सोल्व कर सकते हो। ज़्यादा आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट आपको आना चाहिए, चीज़ें तो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, ये तो एक बेसिक सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बीच में हमसे छूटा है। तो डायरेक्शन मैंने बता दी कैसे निकालते हैं राइट हैंड पावर से। एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं उसकी। डायरेक्शन बतानी है आपने, है ना। तो मान लो मेरे पास ऐसे एक वायर दे दी, करंट फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पॉइंट दे दिया पी। दूसरे में वायर ऐसे दे दी, करंट आई, और यहाँ दे दिया पॉइंट पी। तीसरे में डॉट, करंट ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और पी पॉइंट मान लो कहीं भी अराउंड, यहाँ मान लो, चलो पी पॉइंट ये है। चौथा क्रॉस, करंट अंदर जा रहा है, पी पॉइंट यही है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, चलो राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करें। सोच लो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आंसर कैसे आया। कर लिया, बढ़े आगे। चलो देखो, ये कंडक्टर है, तो अंगूठा कहाँ होना चाहिए? अंगूठा कर दो, ये कर दिया अंगूठा, और ऐसे पकड़ लिया इसको। स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ना था ना, अंगूठा कहाँ होना था? करंट की तरफ। अब उंगली देखो, उंगली कैसे निकल रही है? ऐसे, ऐसे ना, ऐसे उंगली निकल रही है। तो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ घुस रहा है, तो निकलता है, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। और यहाँ क्या हो जाएगा? इनवर्ड। यहाँ देखो, ऐसे करना है ना, ऐसे देखो, ये है, ये बाहर, ये बाहर, तो यहाँ से बाहर, यहाँ अंदर। बाहर का मतलब डॉट, अंदर का मतलब क्रॉस। यहाँ इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड। चलो, अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ, अब यहाँ देखो क्या है बच्चों, ये क्या है? बाहर निकल रहा है। ये क्या है? बाहर निकल रहा है। तो बाहर ऐसे, तो इस पी पॉइंट पे ये बाहर निकल रहा है, पी पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगा? ये जो इमेजिन करो कि ऐसे करंट निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे घुसेगा, यहाँ से आउटवर्ड, ये आउटवर्ड आ रहा है, इधर से इनवर्ड। यहाँ कैसे होगा? ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे, ये है, ऐसे पकड़ेंगे, तो ये ऐसे, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर। तो जो मैंने बताया था कि जो dB होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? DL के, और परपेंडिकुलर होता है R के। ये हमेशा याद रखना है। DL क्रॉस R लिखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड DL और R दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हर एक केसेस में हमने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमारा कंसेप्ट था, थोड़ा सा डायरेक्शन का बीच में मिस हो गया था, तो इसको हमने भी कवर कर लिया। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपने खुद ट्राई करना है, फिर बताना है। दूसरा न्यूमेरिकल है अपना ये,
आपको एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर के साइड, जिसकी साइड है वो ए है, इस स्क्वायर की साइड ए है, ठीक है जी। और इससे एक करंट पास हो रहा है इस तरह से, ये डायरेक्शन है करंट की। तो इस स्क्वायर का जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ आपने बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। चलो पॉज करो, ट्राई करो फटाफट जल्दी से, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। कर लिया ट्राई? तो ट्राई करोगे तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे फिजिक्स के, नहीं ट्राई करोगे तो कहाँ से आएगा। कर लिया? चलो देखो करते हैं शुरू। अब यहाँ का ध्यान से देखो तो 1 2 3 और 4 कंडक्टर आपको नजर आ रहे हैं। मैं पहले कंडक्टर के देखता हूँ, ये कंडक्टर को पहला मानता हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 4 कंडक्टर तो 4 फील्ड होंगे, सीधी सी बात है। वेक्टर है तो वेक्टोरियली ऐड होगा। तो पहले पहला देख लेते हैं, उसके डायरेक्शन देखते हैं, फिर दूसरा देखेंगे उसके डायरेक्शन, तीसरा उसके डायरेक्शन, चौथा उसके डायरेक्शन, देख के ऐड कर देंगे। चलो तो इस लाइन को यहाँ से पी पॉइंट पे ज्वाइन करा दूँ, यहाँ से ये ज्वाइन करा दूँ। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? पूरा ए है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये a/2 आएगा, पक्का a/2 आएगा, आधा है। हमें पता है कि अगर मैं इस डायगोनल को कंप्लीट कर दूं, इधर से इसको कंप्लीट कर दूं, तो डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया 45 और ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 45। इस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जो B लिखूंगा, B1 लिखूंगा, वो कितना आएगा? μ0/4π I/a लिखते थे। अब यहाँ गड़बड़ होती है, पर ध्यान रखना, a नहीं है यहाँ पे, a/2 है, इस पूरे का आधा है, तो a/2 sin 45 प्लस sin 45। B1 कितना आया? μ0/4π 2I/a, 2 पर चला गया। sin 45 होता है 1/√2 प्लस 1/√2। तो B1 आ गया आपका μ0/4π 2I/a और 1/√2 हो जाएगा 2/√2, 2/√2। अब ये फील्ड आ गया फर्स्ट, B1 आ गया। डायरेक्शन देखो क्या आएगी, तो वही राइट हैंड, ऐसे पकड़ा, ये अंदर देखो, ऐसे पकड़ लो, पहले ऐसे पकड़ने के बाद ये अंगूठा ऊपर चला गया, फिर उंगली खोल दो। अब देखो ये कहाँ, ऐसे था और ये यानी कि अंदर जा रहा है, इनवर्ड है। कहाँ है? इनवर्ड है। जरा सेकंड का देखेंगे तो सेकंड भी करंट इतना है, यहाँ भी अगर इसको लाइन ज्वाइन करो 45 सेम आएगा। यहाँ क्या है देखो, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकला और यहाँ घुस गया, यहाँ से निकला, देखो यहाँ से निकला और इसमें घुस गया, यहाँ निकला और इसमें घुस गया, तो इसमें इनवर्ड। यहाँ देखो, यहाँ से पकड़ोगे ऐसे, ये इनवर्ड, ये वाला है, ऐसे पकड़ोगे इनवर्ड। तो चारों ही केसेस में फील्ड अंदर है, 4 फील्ड है, चारों के चारों अंदर हैं। तो B क्या लिखोगे? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। वेक्टर कहता है कि डायरेक्शन में तो सारे सीधे जोड़े जा सकते हैं, और क्योंकि सारे इक्वल हैं तो सबको B1 लिख सकता हूं। तो टोटल क्या आएगा? 4B1, यानी कि इसको बस 4 से आपने गुणा करना है और आंसर आ जाएगा। और फाइनली आंसर कहाँ होगा? रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा। कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। तो क्लियर होगी बात यहाँ तक सबको? समझ में आया? मज़ा आया है? अगला क्वेश्चन करें? चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला आपने ट्राई करना है और कर देना है इसको, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ABC, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, I I I।
इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड समझते हो सब, ये सेंट्रोइड है। इस सेंट्रोइड O पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर इसकी लेंथ L है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ L दे दी। अब चलो सोल्व करो फटाफट, 1 2 3 स्टार्ट हो जाओ, सोल्व कर दो फटाफट। और ये कर दोगे तुम, मुझे पता है, पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछला एक्सरसाइज तुमने किया है, तो ये भी हो जाएगा। जल्दी से करो फटाफट, बढ़ते हैं फिर आगे। कर लिया ट्राई सब कुछ, बहुत बढ़िया कर लिया ट्राई, करें आगे। चलो करो जी, आ जाओ जी O पॉइंट पे। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा, 30 होगा। इक्विलेटर 60 था, बीच से काटता है तो 30 आता है। ये 90, तो ये कितना 60, ये भी 60, और वैसे पता है 120 होता है। कैसे भी कर सकते हो आप। तो फॉर्मूला जो लिखेंगे, B1 लिखूंगा पहले, μ0/4π I/A लिखता हूँ ना। A कितना है यहाँ पे, चलो पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। A की वैल्यू पुट कर देंगे। A होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये A है, ये निकाल लेंगे अभी। साइन φ1 कितना है, साइन φ1 60 और 60, साइन 60 प्लस साइन 60, तो B1 आ गया μ0/4π I/A √3/2 प्लस √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा ना, √3/2 प्लस √3/2, साइन 60 √3/2 होता है। तो B1 आ गया आपके पास μ0/4π I/A इंटू में 2√3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो खाली बच जाएगा √3। इक्वेशन 1 लिख लो, 1 लिख लिया इसको। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है A की। मुझे पता ये L था, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये L/2 हो गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये 30 है, ये चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 30 कितना होगा, A/L/2, A/L/2 परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 आ जाएगा। तो A कितना होगा, L/2 इंटू में tan 30, tan 30 होता है 1/√3, तो L/2√3। ये वैल्यू यहाँ रख दो। B1 कितना आया, μ0/4π I/A की जगह L/2√3, और √3 ऊपर है। हो गया सोल्व। कितना आया, B1 इक्वल्स टू μ0/4π I/L। ये जो 2√3 आया, ये चला जाएगा ऊपर, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये यहाँ तक तो इतना आ गया, ये B1 आ गया। डायरेक्शन देखो इनवर्ड, इसकी देखो, इस वाले की, ये ऐसे है तो ऐसे, यहाँ से निकलेगा यहाँ घुसेगा, इनवर्ड। इसके देखो ऐसे, अंगूठा ऐसे, ये निकला, यहाँ से निकला, ये निकला, इसमें घुस गया, ये निकला और इसमें घुस गया। दोबारा देख लो, इसमें हमने क्या किया, अंगूठा ऐसे, इधर से निकला, इसमें घुस गया। अंगूठा ऐसे करना है तो ये अंगूठा ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, और ये ऐसे, इधर निकल रहा है, इधर घुस रहा है। तीनों केस में इनवर्ड है, तो B कितना आएगा, 3 टाइम B1, सिंपल। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड। समझ में आई बात? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं अब। देखो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अगला क्वेश्चन है कि ये हमारी वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है I, और अब की बार पॉइंट P आपको थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से ये एंगल मिलाएंगे तो ये आएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। चलो ट्राई करो एक बार, फिर सॉल्व करते हैं इसको। और ये
मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से पी का डिस्टेंस दे दिया डी। चलो सॉल्व करो एक बार, थोड़ा सा ट्राई करो, देखो कहाँ तक पहुँच सकते हो आप, कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया ट्राई। चलो आगे देखते हैं। तो देखो अब आपने क्या किया होगा, b का फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 में लिख दिया आपने 60, दूसरे में लिख दिया 30, जो कि गलत है, ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या होता था, अगर ध्यान करो, याद करो, स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसे होता था, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये पी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एंगल फाई 1 लेते थे, ये एंगल फाई 2 लेते थे, बिल्कुल लेते थे। बट इसमें एक एंगल इस तरफ मेजर होता था, एक इस तरफ होता था नीचे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। यहां देखो दोनों एंगल ऊपर की तरफ मेजर हो रहे हैं, दोनों ऊपर की तरफ हो रहे हैं। इंटीग्रेशन -फाई 1 से फाई 2 करते थे, तो ये नहीं ले सकते आप, क्या लेंगे? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं है आपके पास अभी। तो वास्तव में देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है। इस कंडक्टर को पीछे बढ़ा दिया, कंडक्टर स्टार्ट यहां से हो रहा है, बट अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ए है, ठीक है। और एक चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ दे दी मैंने, ये पूरा एंगल 60 था भाई, ये पूरा 60, ये 30, ऐसे था, ठीक है। तो चलो इसी को सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, ये ए है, तो ये ए निकालेंगे तो इन ट्रायंगल ए पी के, इस ट्रायंगल में ए निकालना है, डी दे रखा है हमको, एंगल 30 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन डी क्या होगा, ए अपॉन डी क्या होगा, कॉस 30, तो ए क्या होगा, डी कॉस 30, डी कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो ए हो गया √3d अपॉन 2, डी कॉस 30, ठीक है। ये वैल्यू रख दी, कॉस 30 √3/2 होता है, निकाल लिया हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है एंगल की, एंगल कौन सा ले, फाई 1 कौन सा ले, फाई 2 कौन सा ले। अगर यहाँ से ध्यान से दो, देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गए, तो हमें कंडक्टर मिल गया, इस कंडक्टर की लाइन मिल गई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से बढ़ते 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 बढ़ते, देखो यहाँ से बढ़ते 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 ये मिल गया। तो एक एंगल यानी फाई 1 तो हमें पता चल गया 60 लेना है, फाई 2 कितना लेंगे, एक तो एंगल 60 मिल गया, फाई 2 कितना लेंगे, तो फाई 2 देखो यहाँ कितना होता था, फाई 2 कहाँ होता था, इसी परपेंडिकुलर लाइन से बढ़ते 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 ये मिल गया, ये कंडक्टर मिल गया ना। अगर मान लो ये लाइन यहाँ होती तो हमको बढ़ते 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 यहाँ आना पड़ता, तब कंडक्टर मिलता, तो ये पूरा एंगल लेते। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, तो यहाँ से बढ़ो आगे, बढ़ते 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 सर नहीं मिला कंडक्टर, नहीं मिला 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 नहीं मिला, ये मिल गया, तो ये लेंगे, क्या लेंगे, ये लेंगे, ये एंगल लेंगे। ये 30 था, 360, तो 360 में से क्या माइनस कर दोगे, 30, तो 360 माइनस 30 यानी कि फाई 1 जो आप क्या लोगे, 330 लोगे, फाई 1 क्या लोगे, 330 लोगे। अब फॉर्मूला लगाओ, तो b कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कितना, √3d अपॉन 2 साइन 60 प्लस साइन 330। अब कहोगे सर साइन 330 की वैल्यू कैसे निकालें, तो भाई साइन 330 थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा। साइन 330 को 360 माइनस 30 लिख सकते हो, और साइन 360 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 30, यानी इस 330 की जगह भी 360 माइनस 30 कितना होता है, 330 ही तो होता होगा, तब क्या लिख सकते हो, साइन 30 लिख सकते हो सीधा, ठीक। साइन 60 और प्लस साइन 30, 360 माइनस 30,
यही कर सकते हैं ना भाई। यहाँ 330 आया था, 360 माइनस 30 साइन 30, तो इसको साइन 30 लिख सकते हो, ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर दो रब, चलो। तो ऐसे करना है इसको, वैसे नहीं करना जैसा आपने सोचा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो थोड़ा सा इस तरह का है कि कंडक्टर आपको दे दिया ऐसा, इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है I, और यहां से D डिस्टेंस नीचे, वर्टिकल डिस्टेंस है ये, यहां पर पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस नीचे है, यहाँ से D डिस्टेंस नीचे है, यानी इस O से लेकर इस P पॉइंट का डिस्टेंस पूरा ये D है। तो इस करंट की वजह से इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना है। ठीक है, इस करंट मान लो O ये A पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया, और लाइन मिला दें, और ये वर्टिकल लाइन है, ये 45 डिग्री है, ये कितना है आपका 45 डिग्री, ये वर्टिकल लाइन है 90 है पूरा। चलो सॉल्व करो, कितना आएगा, करो 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 करो। अच्छा एक चीज़ और, ये इनफाइनाइट लेंथ है, इधर इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट, यानी सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ इनफाइनाइट है दूसरा इनफाइनाइट नहीं है। तो सेमी इनफाइनाइट का केस तो तुम्हें पता ही है, एक एंगल क्या लोगे, दूसरे का ही रोला है। करो, चलो ट्राई करो, 1 2 3 4, कर लिया ट्राई, पॉज करके चलो सॉल्यूशन देखते हैं। एक एंगल तो हमें पता है कि 90 आएगा पक्का, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट है। कौन सा एंगल होगा, तो इस P पॉइंट को इनफाइनाइट जोड़ूंगा, ऐसे जोड़ूंगा, तो लगभग ये एंगल 90 आएगा। अब दूसरे एंगल का रोला है, तो देखो समझो, ये वही P पॉइंट, ये φ1 होता था, ये φ2 होता था। अब मुझे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इस कंडक्टर को क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। पीछे बढ़ाने से और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस P पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर, ये A, ये दे रखा हमको D, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये 90 का एंगल, ये 45, ये 90, तो ये कितना बचेगा 45, टोटल 180 होता है। तो ये 45 हो गया, तो ये निकाल लो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये बेस, तो P बाय H कर लो, कितना आएगा ये, यानी कि A बाय D साइन 45, तो A आ गया D साइन 45, तो D साइन 45 होता है √2, तो A आ गया D अपॉन √2, A आ गया D अपॉन √2, तो A आ गया हमारे पास D अपॉन √2, φ1 आ गया 90, बच गया φ2 कितना ले, वो आते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो φ2 कौन सा होता था, परपेंडिकुलर लाइन से शुरू करो 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 कंडक्टर तक पहुंच जाओ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और ये एंगल 45 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से शुरू करते हैं ना ऐसे एंगल, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, बढ़ते 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 ये मिल गया एंगल, ठीक, कंडक्टर मिल गया, ये लाइन मिल गई, ये लाइन ही तो चाहिए थी। तो यानी कि ये जो 45 है ये माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 45, और जो भी इसका आंसर आएगा वो निकाल के अपने पुट करना है, वैल्यू सॉल्व करनी है, ख़त्म कहानी। तो ये था आज का अपना लेक्चर, जिसमें हमने बायो-सैवर्ट लॉ को पढ़ा, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन कैसी होगी, वगैरह वगैरह। तो आगे इसके न्यूमेरिकल ट्राई करते रहो, पढ़ते रहोगे, मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में मैग्नेटिज्म के, तब तक के लिए थैंक यू।